हेलो फ्रेंड्स, ईडियम्स के पहले चैप्टर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 20 ऐसे ईडियम्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि कॉमनली यूज़ होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। ये या तो अलग अलग कंपैरेटिव एग्ज़ाम्स में पहले पूछे जा चुके हैं या फिर इनके पूछे जाने की एक बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। पहला ईडियम हम जो पढ़ेंगे वो है अ हॉट पोटैटो। अ हॉट पोटैटो हम ऐसे सिचुएशंस के लिए, ऐसे इश्यूज़ के लिए, ऐसे मुद्दों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि कंट्रोवर्शियल हों, जिसमें लोगों के अलग अलग ढेर सारे डिफरेंट ओपिनियंस हों और बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस हों, और जनरली ऐसे मुद्दों पे डिस्प्यूट्स होते हैं। तो हॉट पोटैटो कोई भी कंट्रोवर्शियल इशू या सिचुएशन होता है जो कि आजकल करेंट भी है, पॉपुलर है, लेकिन साथ ही साथ उससे डील करना काफ़ी मुश्किल होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं इंडिया की, अगर आप बात करेंगे तो आप जानते हैं रिजर्वेशन एक ऐसा टॉपिक है जो कि हॉट पोटैटो है, हमेशा करंट रहता है। आजकल भी आप देख रहे हैं तो रिजर्वेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा हो गया है, अलग अलग कम्युनिटीज़ रिजर्वेशन मांग रही हैं, और इस मुद्दों पे लोगों के अलग अलग ओपिनियंस होते हैं, ढेर सारे कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस होते हैं, और साथ ही साथ लोगों के बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस होते हैं। आप देखेंगे अगर डिफरेंट कैटेगरीज के लोग साथ में बैठ जाएं और रिजर्वेशन के मुद्दे पे बात करने लगे तो वहाँ पे डिस्प्यूट्स, वहाँ पे झगड़े ज़रूर होते हैं। गवर्नमेंट के लिए भी ऐसे मुद्दों से डील करना थोड़ा मुश्किल होता है। आप देखते हैं कई बार गवर्नमेंट्स फंस जाती हैं रिजर्वेशन के मुद्दों पे, जैसे आपने गुजरात में देखा, हरियाणा में देखा, राजस्थान में देखा, यहाँ पे रिजर्वेशंस के इश्यूज़ चल रहे हैं और गवर्नमेंट भी इन इश्यूज़ में थोड़ी सी फंसती दिख रही है। तो हॉट पोटैटो कोई भी ऐसा टॉपिक है जो कंट्रोवर्शियल होता है, जिसमें लोगों के अलग अलग ओपिनियंस होते हैं और जनरली ऐसे मुद्दों से डील करना बहुत मुश्किल होता है। इसको याद करने का एक बहुत आसान तरीका है। हॉट पोटैटो मतलब अगर लिटरली आप देखें तो एक गरम आलू होता है। गरम आलू को आप पकड़ नहीं सकते हैं ज़्यादा देर हाथ में, अगर आप पकड़ेंगे आपका हाथ चल जाएगा। उसी तरीके से हॉट पोटैटो ऐसा टॉपिक है जिससे आप आसानी से डील नहीं कर सकते, बहुत ही ऑकवर्ड होता है ऐसे सिचुएशन से डील करना। ठीक है, अब हम अगले फ्रेज पे आते हैं अपने। अ पेनी फॉर योर थॉट्स। अ पेनी फॉर योर थॉट्स हम तब बोलते हैं जब हम देख रहे होते हैं कि हमारे साथ कोई शांत बैठा हुआ है, कोई बोल नहीं रहा है कुछ, और हम जानना चाहते हैं कि वो आदमी क्या सोच रहा है, तो हम उनको कहते हैं अ पेनी फॉर योर थॉट्स। ठीक है, सो अगर कोई शांत बैठा है, कुछ बोल नहीं रहा है, आपको लग रहा है वो कुछ सोच रहा है और आपको जानना है वो क्या सोच रहा है, तो आप कहेंगे अ पेनी फॉर योर थॉट्स। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। फॉर सेवरल मिनट्स दे सैट साइलेंटली, देन फाइनली शी लुक्ड एट हिम एंड सेड अ पेनी फॉर योर थॉट्स रोहन। ठीक है, अब इसको याद करने का एक बहुत आसान तरीका है। सपोज आप किसी जॉब के इंटरव्यू के लिए गए हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है इंटरव्यूअर आपके बारे में क्या सोच रहा है, वो अच्छा सोच रहा है या बुरा सोच रहा है आपके बारे में, आप कैसी इंप्रेशन बना रहे हैं उसके सामने। तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि मैं यार इसको एक पेनी बेसिकली एक करेंसी होती है, तो आपके दिमाग में चल रहा होगा मैं इसको करेंसी दे दूंगा, मैं थोड़ी इसको पैसे दे दूं और ये मुझे बताए कि ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है। ऑफ कोर्स आप इंटरव्यू में अगर जाएं तो ऐसा करिएगा नहीं, ये जस्ट एक टिप है याद करने का। अब हम अगले इडियम पे आते हैं जो कि है डेविल्स एडवोकेट। डेविल्स एडवोकेट हम उस पर्सन के लिए ये टर्म यूज़ करते हैं जो कि किसी भी डिस्कशन या किसी भी आर्ग्यूमेंट में ऐसे एक्ट करता है या प्रिटेंड करता है कि वो उस आइडिया के या प्लान के खिलाफ है, जो आइडिया बहुत ही पॉपुलर हो, जो बहुत लोग सपोर्ट करते हो। ऐसा वो इसलिए करता है ताकि उस मुद्दे पे थोड़ा और डिस्कशन किया जा सके, ताकि उसकी और बारीकियों को समझा जा सके, और अगर उसमें कुछ कमी है तो उसको पूरा किया जा सके। इसमें यह समझना ज़रूरी है कि डेविल्स एडवोकेट उस आइडिया के या उस आर्ग्यूमेंट के अगेंस्ट नहीं होता, उसके खिलाफ नहीं होता, वो जस्ट एक्टिंग करता है उसके खिलाफ होने की, ताकि अगर उस आइडिया में कोई कमी है तो वो सामने आ सके और उससे डील किया जा सके, उसको इम्प्रूव किया जा सके। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। अभी रिसेंटली कुछ महीनों पहले सरकार ने डीमोनेटाइजेशन का डिसीजन लिया था। अब हमें ये नहीं मालूम है इस डिसीजन में कौन लोग इन्वॉल्व थे। अपने आर्ग्यूमेंट के लिए हम सपोज करते हैं कि इस डिसीजन में 3 लोग इन्वॉल्व थे, हमारे पीएम मोदी, फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली और आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल। अब सपोज जब ये तीनों लोग बैठ के डिस्कस कर रहे थे कि डीमोनेटाइजेशन कब करना है, कैसे करना है, तो उसमें पीएम ने सारे आर्ग्यूमेंट्स दिए कि डीमोनेटाइजेशन हमें क्यों करना चाहिए, उसका क्या क्या फ़ायदा होगा इकॉनमी में,
उसका क्या क्या फ़ायदा होगा देश को। तब लेट अस सपोज उर्जित पटेल ने डिसाइड करा कि अब वो डेविल्स एडवोकेट प्ले करेंगे, और उन्होंने फिर डीमोनेटाइजेशन से क्या क्या नुकसान हो सकता है देश को, ये उन्होंने सामने लाना शुरू किया, ये उन्होंने बताना शुरू किया। जैसे डीमोनेटाइजेशन से उन्होंने कहा कि इकोनॉमी स्लो हो सकती है, लोगों को दिक्कतें आएंगी, पॉलिटिकली हो सकता है ये सरकार को नुकसान कर जाए। इस टाइप की चीज़ें, इस टाइप के आर्ग्यूमेंट्स उन्होंने सामने रखे। अब जब उर्जित पटेल ये आर्ग्यूमेंट्स रख रहे थे तो उनका इंटेंशन इस पॉलिसी के खिलाफ जाना नहीं था, उनका इंटेंशन इस पॉलिसी को अपोज करना नहीं था, उनका इंटेंशन था इस पॉलिसी को सपोर्ट करना। लेकिन वो ऐसे आर्ग्यूमेंट्स इसलिए दे रहे थे ताकि अगर इस पॉलिसी में जो भी कमियां हैं उस कमियों को डिस्कस किया जा सके और पॉलिसी को और अच्छे ढंग से लाया जा सके और अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट किया जा सके और जो भी कमियां हैं वो दूर की जा सके। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है डेविल्स एडवोकेट का। डेविल्स एडवोकेट आपके खिलाफ नहीं होता है, वो जस्ट एक्ट कर रहा होता है आपके खिलाफ होने की, ताकि जो भी कमी है वो पूरी की जा सके, ताकि उस मुद्दे को और डिस्कस किया जा सके और रिफाइन किया जा सके। अब डीमोनेटाइजेशन पे जैसे कांग्रेस ने भी इसका विरोध किया, अरविंद केजरीवाल साहब ने भी इसका विरोध किया, लेकिन उन लोगों ने जो विरोध किया वो डेविल्स एडवोकेट की तरह नहीं किया। उन लोगों ने इस पॉलिसी का सच में विरोध किया क्योंकि वो इस पॉलिसी के अगेंस्ट थे, तो उनको हम डेविल्स एडवोकेट नहीं कहेंगे। ठीक है, आई होप डेविल्स एडवोकेट का कॉन्सेप्ट आपको अब क्लियर हो गया होगा। एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इसका। द स्कूल मास्टर ऑफन प्लेड डेविल्स एडवोकेट विथ हिज स्टूडेंट्स so that they could have an interesting discussion and look at other points of view। तो ये एक सिंपल एग्जाम्पल है डेविल्स एडवोकेट का। मुझे लगता है इसके लिए आपको टिप की ज़रूरत नहीं होगी, आप जस्ट मेरा डीमोनेटाइजेशन वाला एग्जाम्पल याद रखिए, तो फिर अगर एग्जाम में डेविल्स एडवोकेट आ गया तो आप मेरा एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा और आई एम श्योर आप उसका आंसर सही से मार्क कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला इडियम जो हम पढ़ेंगे वो है डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर द एग्स हैव हैच्ड। इसका मतलब होता है कि अगर हम किसी अच्छे चीज़ की होने की उम्मीद कर रहे हैं तो जब तक वो चीज़ हो ना जाए तब तक हमें उसको लेके प्लान्स नहीं बनाने शुरू कर देने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, अभी आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है, अभी आपकी जॉब नहीं लगी है, और आप अभी से ही सारे प्लान्स बनाना शुरू कर दें कि 2018 में मैं यहाँ पे एक घर खरीदूंगा, 2018 में मैं ये वाली कार खरीदूंगा, इस ढंग के प्लान्स अगर आप बनाना शुरू कर दें तो वो ठीक नहीं है। तो उसी में कहा जाता है कि डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर द एग्स हैव हैच्ड। जैसे आपको याद होगा इंडिया बांग्लादेश की T20 वर्ल्ड कप में मुशफिकुर रहीम ने मैच जीतने से पहले ही सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया था, जब बांग्लादेश को 3 रन और चाहिए थे और उन्होंने सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया था। फाइनली बांग्लादेश वो मैच 1 रन से हार गया था। तो उनके लिए ये इडियम एकदम परफेक्टली सूट करता है कि डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर द एग्स हैव हैच्ड। आगे बढ़ते हैं। अगला इडियम है डोंट गिव अप द डे जॉब। ये इडियम हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी को सजेस्ट कर रहे हों, किसी को रेकमेंड कर रहे हों, किसी को ये बता रहे हों कि कोई ऐसी एक्टिविटी आप ना करिए जिसमें आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। जैसे एक सिंपल से एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। सपोज़ मेरे पास कोई फ्रेंड आए जो TCS में जॉब करता हो और वो आके मुझे एक गाना सुनाए और कहे कि मैं अब सोच रहा हूँ एक सिंगर बनने का, लेकिन उसका गाना सुन के मैं समझ जाता हूँ कि उसमें टैलेंट नहीं है सिंगर बनने का, उसने बहुत ही ख़राब तरीके से गाना गाया है। तो मैं उसको कहूँगा कि डोंट गिव अप योर डे जॉब, मतलब अपनी नौकरी आप मत छोड़ो, अपना जो TCS में आप जॉब कर रहे हो वो आप कंटिन्यू करो। ये कहने का मेरा ये मतलब है कि मैं उसको बताना चाहता हूँ कि जो आप सोच रहे हो कि मैं सिंगर बन जाऊँगा, उसमें मुझे बहुत सीरियसली डाउट है कि आपको सफलता नहीं मिलने वाली है, आप उतने टैलेंटेड नहीं हो, तो अपनी जॉब आप करते रहो, जॉब को मत छोड़ना। ये जनरली एक थोड़ा ह्यूमरस वे होता है कहने का, किसी को बताने का। तो ये बहुत सिंपल है। डोंट गिव अप द डे जॉब इडियम से ही समझ में आ रहा है कि इसका मतलब क्या है। डे जॉब जनरली मतलब होता है जो आपका मेन जॉब हो, जो आपका मेन काम हो, एक ऐसा काम जो आपका मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू हो, जहाँ जिस पैसे से आपका घर चलता हो। तो हम यही कह रहे हैं कि आप अपना डे जॉब है उसको मत छोड़िए। ठीक है, अगले पे आते हैं। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। देखिए, स्पिल्ड मिल्क मतलब है कि जो दूध आपसे गिर गया है गलती से। ठीक है, तो इस इडियम का मतलब है किसी ऐसे चीज़ को लेके दुख मनाना, शोक मनाना, रिग्रेट करना जो पहले ही हो चुका है और उसको बदला नहीं जा सकता। जैसे अगर आपसे दूध गिर गया है
आप कितना भी दुख मना ले कि यार 1 लीटर दूध मेरा बर्बाद हो गया, अब मैं क्या करूं, अल्टीमेटली आप कुछ कर नहीं सकते, वो दूध गिर गया है, वो बर्बाद हो गया है। तो अगर आप ऐसी चीज़ को लेकर दुख व्यक्त कर रहे हैं जो हो चुका है और अब उसको बदला नहीं जा सकता, उसको हम कहते हैं क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। जनरली ये थोड़ा एक डिफरेंट सेंस में यूज़ होता है। हम जनरली लोगों को एडवाइस देते हैं कि डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, मतलब ऐसी चीज़ को लेके अब दुख ना मनाइए जो कि ऑलरेडी हो चुका है, अब उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। तो ऐसी चीज़ को लेके आप टाइम अपना मत वेस्ट करिए, रिग्रेट मत करिए, आगे की चीज़ों पे ध्यान दीजिए। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं, यस इंडिया मेड अ मिस्टेक बाय बॉलिंग फर्स्ट इन द चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल अगेंस्ट पाकिस्तान, बट देर इज़ नो पॉइंट क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क नाउ। मतलब इंडिया को पहले बैटिंग करनी चाहिए थी, इंडिया ने फील्डिंग चूज़ करी, पाकिस्तान ने 320 प्लस कुछ रन बनाए और अल्टीमेटली इंडिया चेज़ नहीं कर पाई। तो अब हमें लगता है कि इंडिया को पहले बैटिंग करनी चाहिए थी, लेकिन अब ये चीज़ हो चुकी है, अब इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, तो अब उस पर रोने की ज़रूरत नहीं है, अब उस पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमें आगे का सोचना चाहिए। जैसे आप में से कुछ लोगों ने लास्ट ईयर भी एसएससी दिया होगा, आपका नहीं हुआ होगा किसी कारण से, आपको बैठ के नहीं परेशान होना चाहिए कि मेरा पिछले साल नहीं हुआ। आपको बेसिकली अगले साल की, इस साल की अब आपको तैयारी सीरियसली करनी चाहिए और इस साल की तैयारी पे आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। ये कहने का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ कितनी भी खराब क्यों ना लग रही हो, उसका कुछ ना कुछ अच्छा एस्पेक्ट भी होता है, उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई भी होती है। एवरी बैड सिचुएशन हैज़ सम गुड एस्पेक्ट टू इट। तो कोई भी सर्कमस्टेंस, कोई भी चीज़ जो हमारे साथ हुई है, जो बहुत ख़राब हुई है, फिर भी उसमें कुछ ना कुछ अच्छा एस्पेक्ट भी होता है। ये इसका कहने का मतलब है। ये जनरली हम लोगों को एनकरेज करने के लिए कहते हैं। किसी का बहुत ख़राब समय चल रहा है, किसी के साथ दुर्घटना हुई हो, कुछ बुरा हुआ हो, तो हम उसको एनकरेज करने के लिए कि वो आदमी हिम्मत ना हारे अपना, इसलिए हम ये सेंटेंस उसको एज एन एनकरेजमेंट कहते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, काफ़ी बार स्टूडेंट्स को अगर किसी एग्ज़ाम में सफलता नहीं मिलती है, लेट्स से लास्ट ईयर जिन्होंने एसएससी दिया हो या बैंक का एग्ज़ाम दिया हो, उनको सफलता नहीं मिली हो, तो हम कहते हैं डोंट वरी, एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। आपको इस साल सफलता नहीं मिली, लेकिन इस असफलता का एक फ़ायदा ये है कि आप में जो कमी है वो आप रियलाइज़ करोगे। असफलता से आप, फेलियर से आप अपने मिस्टेक समझोगे, आपने क्या गलती करी, आप में क्या कमी है, फिर आप उसको इम्प्रूव करोगे, तो वो चीज़ आपको ज़िंदगी भर मदद करेगी। एक दूसरा एग्जाम्पल जो आपके सामने लिखा है वो हम पढ़ते हैं। डोंट वरी अबाउट ब्रेकिंग योर लेग, यू विल बी एबल टू रिलैक्स ऑल डे ऑन द सोफा वॉचिंग योर फेवरेट टीवी शोज़, सो एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। तो पैर टूट गया है तो क्या बात है, परेशान मत हो, आराम से अपने सोफे पे बैठो दिन भर और टीवी देखो। तो एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, हर खराब सिचुएशन का कुछ ना कुछ एडवांटेज भी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वंस इन अ ब्लू मून, इस फ्रेज़ को हम किसी ऐसी चीज़ को डिनोट करने के लिए यूज़ करते हैं जो बहुत ही रेयरली होता है, बहुत ही सेल्डम होता है, जो बार बार नहीं होता, कभी बहुत ही रेयरली अकर करता है। हिंदी में हम इसको ईद का चांद भी कहते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट क्लास नहीं आता हो, सपोज़ महीने में एक बार क्लास जाता हो, तो जिस दिन वो क्लास गया उस दिन टीचर उसको कहेगा कि भाई आपका आना तो वंस इन अ ब्लू मून होता है, या आप तो ईद के चांद हो, कभी कभी दिखते हो। जैसे एग्जाम्पल, माई सिस्टर लिव्स इन अमेरिका, सो आई ओनली गेट टू सी हर वंस इन अ ब्लू मून। ठीक है, ये बहुत आसान है, आगे बढ़ते हैं। कट द मस्टर्ड। कट द मस्टर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ में सफलता पाना, या जो आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं उन एक्सपेक्टेशंस को मीट करना, उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना। जैसे एग्जाम्पल, धोनी हैज़ बीन अ ग्रेट प्लेयर बट ही हैज़ नाउ रिटायर्ड फ्रॉम टेस्ट मैचेस, we'll have to see if he still cuts the mustard in one-days and T20s or not। मतलब धोनी एक महान प्लेयर रहे हैं, लेकिन अब वो टेस्ट मैच से रिटायर हो चुके हैं। अब हमें देखना है कि वनडेज़ और T20s में जो उनसे एक्सपेक्टेशंस हैं, उन एक्सपेक्टेशंस को वो पूरा करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये मतलब होता है कट द मस्टर्ड का। अगर इसको सवाल की तरह यूज़ किया जा रहा है, इफ़ समबडी स्टिल कट्स द मस्टर्ड, मतलब क्या वो एक्सपेक्टेशन पूरा करेगा या नहीं करेगा, उस सेंस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। या अगर सिंपली लिखें कि ही कट्स द मस्टर्ड, मतलब वो एक्सपेक्टेशन को पूरा करता है, मीट करता है, या फिर उसको सफलता, सक्सेस मिली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये भी बहुत आसान था। क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट।
इसका मतलब है कि अगर आप दूसरों के मामले में ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं, ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं, ज़्यादा पूछताछ कर रहे हैं, ज़्यादा दखलंदाजी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। ठीक है। क्यूरियोसिटी का मतलब जिज्ञासा होता है। तो बेसिकली अगर आप किसी ऐसे मामले में जिससे आपका कुछ लेना देना नहीं है, जो दूसरों का मामला है, उसके बारे में अगर आप ज़्यादा जिज्ञासा व्यक्त कर रहे हैं, ज़्यादा इंक्वायरी करने की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा पूछताछ करने की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं, तो ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है, आपको परेशानी में डाल सकता है। जैसे एग्जाम्पल, व्हेन ही स्टार्टेड आस्किंग टू मेनी क्वेश्चंस ऑफ हिज नेबर्स अबाउट देयर वेयरअबाउट्स ड्यूरिंग द वीकेंड, दे वार्न्ड हिम दैट क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट। मतलब कोई पर्सन है जो अपने नेबर्स के बारे में ज़्यादा ही पूछताछ कर रहा है कि वीकेंड में वो कहाँ थे, क्या कर रहे थे, तो उन नेबर्स ने उसको वार्न करा कि क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट। मतलब उन्होंने उसको वार्न करा कि आप हमारे मामले में ज़्यादा दखलंदाजी मत करिए, नहीं तो ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉट बिटवीन टू स्टूल्स। जैसा कि आप फोटो में देख रही है, आदमी दो स्टूल्स के बीच में फंस चुका है और इसको डिफ़िकल्टी हो रही है सीधे खड़े होने में। तो कॉट बिटवीन टू स्टूल्स का मतलब होता है कि आपके पास दो ऑल्टरनेटिव्स हैं, आपके पास दो विकल्प हैं, उनमें से एक विकल्प चूज़ करने में आपको दिक्कत हो रही है। और कभी कभी हम इसका यूज़ इस सेंस में भी करते हैं कि आपको जो दिक्कत हो रही है दो ऑल्टरनेटिव्स के बीच चूज़ करने में, उसके कारण जनरली आप फेल भी हो जाते हैं। तो ये दोनों सेंस में यूज़ होता है। पहला सेंस है कि आपको डिफ़िकल्टी हो रही है दो विकल्पों के बीच चुनने में। दूसरा सेंस है कि उस दिक्कत के कारण आपको फेलियर का सामना करना पड़ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल जो स्टूडेंट्स किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके दिमाग में हमेशा ये चलता रहता है कि क्या मैं सिर्फ एसएससी की ही तैयारी करूं, या मैं साथ में बैंक की भी तैयारी करूं, मैं कैट की भी तैयारी करूं, मैं सिविल सर्विसेज की भी तैयारी करूं। तो जनरली आप परेशान रहते हैं कि मैं पूरा 100% एफर्ट अपना एसएससी में ही दूं, या मैं बाकी एग्ज़ाम्स की भी साथ ही साथ तैयारी करूं ताकि कहीं ना कहीं मेरा हो जाए। तो ये जो डिफ़िकल्टी है इसको कहते हैं कॉट बिटवीन टू स्टूल्स, जहाँ पे आप समझ नहीं पाते हैं कि आप क्या करें। और कई बार क्या होता है कि इसी दुविधा के कारण कि हम कौन कौन से एग्ज़ाम की तैयारी करें, कई स्टूडेंट्स फेल भी हो जाते हैं, उनको सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि पहले वो सोचते हैं एसएससी की तैयारी करें, 2 दिन एसएससी का पढ़ते हैं, फिर सोचते हैं नहीं मैं कैट भी करूँगा, तो कुछ दिन कैट की तैयारी करते हैं, फिर सोचते हैं यार बैंक का भी करना चाहिए, तो कुछ दिन फिर बैंक में लग जाते हैं, फिर एसएससी में वापस आते हैं, फिर कैट करते हैं, फिर उनमें से कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं मैं सिविल सर्विसेज भी करूँगा साथ में, तो कुछ दिन उसमें वेस्ट करते हैं। इसी ढंग से अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स के बीच चूज़ नहीं कर पाते हैं ढंग से, और उसके कारण किसी भी एग्ज़ाम में उनको सफलता नहीं मिलती। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। I'd like to watch the cricket game, but also want to go to my friend's birthday party. I am caught between two stools. मतलब इनको क्रिकेट मैच भी देखना है अपने घर पे, लेकिन अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है वहाँ भी जाना है, तो ये दो स्टूल्स के बीच फंस चुके हैं, इन्हें समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। आगे बढ़ते हैं। बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है कि हम रात भर जग के देर रात तक पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं। पहले के ज़माने में जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, जब हम बल्ब नहीं, ट्यूबलाइट नहीं जला सकते थे, तो हम लैंप का इस्तेमाल करते थे जो कि ऑयल से चलता था। तो उस समय इस फेज़ को लाया गया बर्न द मिडनाइट ऑयल। तो इसका बहुत ही सिंपल मतलब है कि आप रात में देर तक जग के या तो पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल, आई हैव अ बिग एग्जाम टुमारो, सो आई विल बी बर्निंग द मिडनाइट ऑयल टुनाइट। मतलब कल मेरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है, तो आज मैं देर रात तक पढ़ाई करूँगा। एग्ज़ाम के पहले जनरली मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप देर तक पढ़ाई करें। उससे अच्छा ऑल्टरनेटिव होता है कि आप पहले ही अपना सिलेबस ख़त्म करके रखें, टाइम से पहले ही आप पूरी पढ़ाई करके रखें, ताकि एग्ज़ाम के एक रात पहले आप आराम से सो के जाएँ, अगले दिन रिलैक्स्ड माइंड से एग्ज़ाम दें। ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम में आपको नींद आने लगे, आपका दिमाग 100% एफिशिएंसी से काम ना करे, सिर्फ 70% एफिशिएंसी से काम करे, जो कि आपको बहुत ही हर्ट करेगा एग्ज़ाम के दिन। आगे बढ़ते हैं। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इसका कहने का मतलब है कोई ऐसा सिचुएशन जो अभी हमें लग रहा है कि बहुत ही ख़राब है या बहुत ही बुरा हुआ है, लेकिन बाद में उसके कारण कुछ अच्छा भी होगा। डिस्गाइज का मतलब होता है किसी दूसरे रूप में आना, किसी दूसरे वेश में आना। ब्लेसिंग जैसा कि आपको मालूम है कोई अच्छी चीज़ होती है, तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब है कोई ऐसी चीज़ जो रूप बदल के आई है। अभी ख़राब लग रहा है, अभी हमें लग रहा है कि कुछ बहुत बुरा हुआ है हमारे साथ,
लेकिन कुछ समय बाद हमें दिखेगा कि नहीं, एक्चुअली वो चीज़ अच्छी थी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, लूजिंग माई IT जॉब वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज सिंस इट मोटिवेटेड मी टू प्रिपेयर फॉर MBA एंड गेट अ मच बेटर जॉब। जैसे किसी की सपोज IT जॉब थी, चली गई, उस समय तो उसको लग रहा है यार बहुत बुरा हुआ मेरे साथ, अब मैं क्या करूं। लेकिन उसी कारण उसने फिर MBA की सीरियसली पढ़ाई करनी शुरू की, उसका MBA के एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया, फाइनली उसकी एक बहुत अच्छी जॉब लग गई। तब अब वो कहेगा कि ये तो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था, मुझे लग रहा था कि ये ख़राब हुआ है मेरे साथ, लेकिन एक्चुअली ये बहुत अच्छा हुआ मेरे साथ। अगले पे आते हैं, बाइट ऑफ मोर देन यू कैन चू। इसका मतलब है कोई ऐसी चीज़ करने की कोशिश करना जो हमारे लिए बहुत बड़ी है, बहुत मुश्किल है, जो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम ज़बरदस्ती कर रहे हैं और जनरली उससे हमें फेलियर मिलता है। जैसे एक मैंने पहले एग्जाम्पल दिया था, वो इसके लिए भी एप्लीकेबल है, तो मैं वही एग्जाम्पल रिपीट करता हूँ। कई बच्चे हैं जो इकट्ठे 4-5 एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, सिविल सर्विसेज की भी करते हैं, कैट की भी करते हैं, SSC की भी करते हैं, बैंक की भी करते हैं, और साथ ही साथ हो सकता है कोई प्राइवेट जॉब भी कर रहे हो। तो उन्होंने एक ही साथ ढेर सारी चीज़ें करने का इरादा कर लिया है, एक ही साथ ढेर सारी चीज़ें करने का इंटेंशन उनका हो गया है, लेकिन ये बहुत ही एक डिफ़िकल्ट टास्क है, ये ज़्यादातर लोगों से हो नहीं सकता है। तो उनके लिए हम कहते हैं कि यू हैव एक्चुअली बिटन ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। मतलब आप जितना बेसिकली आप जितना आप चबा नहीं सकते हैं, उससे ज़्यादा बड़ा बाइट आपने ले लिया है। ठीक है, एक एग्जाम्पल, डोंट बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, लेट समवन एल्स ऑर्गेनाइज द पार्टी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, मतलब ये हम कोई ऐसी सिचुएशन को डिपिक्ट करने के लिए ये फ्रेज़ का हम इस्तेमाल करते हैं जब हम दो बहुत ही डिफरेंट चीज़ों का एडवांटेज, दो बहुत ही डिफरेंट चीज़ों का फ़ायदा एक साथ उठा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, शी वर्क्स इन द सिटी एंड लिव्स इन द कंट्री, सो शी गेट्स द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। मतलब बेसिकली वो सिटी में, एक बड़े शहर में काम करती है, लेकिन साथ ही साथ रहती हैं एक सबर्ब एरिया में, तो वो दोनों ही चीज़ों का फ़ायदा या आनंद उठा रही हैं। शहर का अपना फ़ायदा होता है, आप एक मॉडर्न जगह रहते हैं, शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, एंटरटेनमेंट की काफ़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन साथ ही साथ आप थोड़े से एक रूरल एरिया या एक सबर्बन एरियाज़ में जाएंगे तो उसका भी बहुत फ़ायदा है, कम्युनिटी ज़्यादा क्लोज़ होती है, पल्यूशन नहीं होता, ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको शहरों में मिलेंगी। तो अगर कोई आदमी ऐसा है जो सिटी में वर्क कर रहा है लेकिन सबर्ब्स में रह रहा है, तो बेसिकली वो दोनों वर्ल्ड्स का फ़ायदा उठाता है। खासकर आप फॉरेन कंट्रीज़ में देखेंगे जैसे कि US में, तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट बहुत ही पॉपुलर है कि लोग मेन सिटी में वर्क करते हैं लेकिन ठीक सिटी के बाहर एक सबर्बन एरिया में रहते हैं, तो उन सबर्बन एरियाज़ में उनको बेसिकली एक बहुत ही कंफर्टेबल अच्छी लाइफ मिलती है, क्राइम कम है, पल्यूशन कम है, ट्रैफिक की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन साथ ही साथ सिटी में वर्क कर रहे हैं तो सिटी के जो फ़ायदे हैं वो भी उन्हें मिल रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, चिप ऑन योर शोल्डर। ये इडियम हम ऐसे लोग के लिए इस्तेमाल करते हैं जो किसी चीज़ को लेके हमेशा बहुत गुस्सा रहते हैं, बहुत नाराज़ रहते हैं, खासकर किसी ऐसी चीज़ को लेके जो पहले कभी हुई हो। तो सपोज़ पहले उनके साथ कुछ हुआ हो और उस चीज़ को लेके वो लंबे समय तक नाराज़ हैं, गुस्सा है, तो ऐसे लोगों के लिए हम ये टर्म यूज़ करते हैं। एक और सेंस में ये टर्म यूज़ होता है कि हम ऐसे लोगों के लिए यूज़ करते हैं जो किसी इन्फीरियॉरिटी सेंस के कारण किसी बात को लेके अपसेट हैं, किसी बात को लेके नाराज़ हैं। तो इस नाराज़गी का कारण बेसिकली किसी इन्फीरियॉरिटी सेंस से आता है। तो हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। पहला, ही इज़ ऑलवेज पिकिंग अप फाइट्स विद एवरीवन, ही सीम्स टू हैव अ चिप ऑन हिज शोल्डर। मतलब कोई ऐसा पर्सन है जो हमेशा लोगों से लड़ता ही रहता है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कि ही सीम्स टू हैव अ चिप ऑन हिज शोल्डर। मतलब किसी चीज़ को लेके हमेशा नाराज़ रहता है, कुछ उसके साथ हुआ है पास्ट में जिसको लेके वो हमेशा नाराज़ ही रहता है, तो हर किसी से लड़ता रहता है। दूसरा सेंटेंस देखें, ही हैज़ अ चिप ऑन हिज शोल्डर फॉर नॉट गेटिंग एडमिशन इन टू अ गुड यूनिवर्सिटी। मतलब किसी का एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ, इस चीज़ को लेके उसमें एक सेंस ऑफ इन्फीरियॉरिटी है, तो वो हमेशा अपसेट रहता है, नाराज़ रहता है, गुस्से में रहता है और लोगों से झगड़ता रहता है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कि ही हैज़ अ चिप ऑन हिज शोल्डर। और क्यों? क्योंकि उसका एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ। अगले इडियम पे आते हैं, कम हेल और हाई वाटर।
इसका ये मतलब है, ये जनरली हम फ्रेज़ तब यूज़ करते हैं जब हम ये बताना चाहते हैं कि हम कोई ऐसा टास्क है जो करना चाहते हैं और उसको बिल्कुल करके रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आपके सामने कितनी भी डिफ़िकल्टी आ जाए, कोई भी परेशानी आए, कोई भी मुश्किल आए, आप वो काम करके रहेंगे। हेल का मतलब जैसे कि आपको मालूम है होता है नरक, और हाई वाटर मतलब आप समझ ले बाढ़ आ गई। तो बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं कि चाहे नरक के कंडीशंस भी बन जाएं, चाहे बाढ़ भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, मैं ये काम करके रहूँगा। तो ऐसे सेंस में हम यूज़ करते हैं कम हेल और हाई वाटर। जैसे आई विल गेट यू टू द एयरपोर्ट बाय नून, कम हेल और हाई वाटर। मतलब कुछ भी हो जाए, कैसी भी सिचुएशन बन जाए, कितना भी ट्रैफिक जैम हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं आपको 12 बजे तक एयरपोर्ट पहुंचा के रहूँगा। तो आप इसका मतलब समझ ले, कम हेल और हाई वाटर मतलब नरक जैसी सिचुएशन भी बन जाए, चाहे बाढ़ भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, मैं तो ये काम करके ही रहूँगा, ये इसका मतलब है। फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर। जब हम कहते हैं कि somebody is feeling a bit under the weather, तो इसका मतलब होता है कि वो आदमी बीमार है या उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर, आई थिंक आई एम गेटिंग अ कोल्ड। ठीक है, आसान फ्रेज है, आगे बढ़ते हैं। बीटिंग अराउंड द बुश, ये हम ऐसे सिचुएशन में यूज़ करते हैं जब कोई पर्सन है, वो जो मेन मुद्दा है, मेन टॉपिक है, डायरेक्टली उसके बारे में बात ना कर रहा हो और गोल गोल घुमा घुमा के बात कर रहा हो, सीधी बात नहीं कर रहा हो। आज तक में पहले सीधी बात करके एक कार्यक्रम आता था आपका, प्रभु चावला थे उसमें। तो सीधी बात का मतलब है आप डायरेक्टली बात करें किसी बारे में बिना घुमा फिरा के। और बीटिंग अराउंड द बुश का मतलब होता है कि आप किसी बारे में गोल गोल बातें कर रहे हैं, आप बता नहीं रहे मेन मुद्दा क्या है, मेन टॉपिक क्या है। इनडायरेक्टली आप इंपॉर्टेंट पॉइंट को अवॉइड करके राउंड अबाउट तरीके से, इनडायरेक्ट तरीके से बात कर रहे हैं। ठीक है, अवॉइड टॉकिंग अबाउट द मेन टॉपिक, मेन मुद्दे के बारे में आप बात नहीं कर रहे हैं, या अवॉइड द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो मेन चीज़ आपको बोलना है या पूछना है उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। और स्पीक इन अ राउंड अबाउट, इनडायरेक्ट और मिसलीडिंग वे, तो घुमा घुमा के आप इनडायरेक्टली बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल, व्हेन आई आस्क्ड सोनम वेदर शी न्यू हु हैड टेकन द फाइल फ्रॉम माई डेस्क, शी स्टार्टेड बीटिंग अराउंड द बुश एंड रिफ्यूज टू गिव मी अ डायरेक्ट आंसर। ठीक है, तो हम अपने वीडियो के आखिरी इडियम पे आते हैं, जो कि है स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है कोई सीक्रेट या कोई सरप्राइज को हम बता दें। जैसे सपोज आपके लिए आपके फैमिली ने, आपके फ्रेंड्स ने एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करी है और वो नहीं चाहते हैं कि आपको इसके बारे में पता चले, वो चाहते हैं कि आपको एक सरप्राइज़ दें। लेकिन उनमें से कोई एक फ्रेंड है आपका जिसने आपको बता दिया कि भाई तुम्हारे फ्रेंड्स ने और तुम्हारे फैमिली ने तुम्हारे लिए शाम को आज एक पार्टी रखी है, तो उसको हम कहेंगे कि ही हैज़ स्पिल्ड द बीन्स। मतलब उसने बेसिकली सीक्रेट आउट कर दिया, उसने कोई सरप्राइज़ बता दिया। तो एग्जाम्पल, जैसे somebody spilled the beans about the affair he was having with his coworker। तो जो अफेयर था वो एक सीक्रेट था, लेकिन किसी ने उसके बारे में बता दिया। सो बेसिकली दैट पर्सन हैज़ स्पिल्ड द बीन्स। ठीक है, इस वीडियो में हमने 20 ईडियम्स देखे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये ईडियम्स याद हो गए होंगे। आप हमारे वेबसाइट पे जाएंगे तो ये ईडियम्स आपको मिल जाएंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप इसको PDF डॉक्यूमेंट की तरह चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दिया हुआ है, आप PDF डॉक्यूमेंट ले सकते हैं वहाँ से। हम अगले वीडियो में मिलेंगे जहाँ हम और 20 नए ईडियम्स के बारे में जानेंगे। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय फॉर नाउ।